The Lillian Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। आखिरकार 5 दिन बाद डेडलॉक टूटा और डायलॉग शुरू हुआ। किसान नेताओं ने सरकार के साथ बैठक कर ली। कितनी बातें सरकार ने किसानों की मानी और कितनी मनवा ली। अब किसान आंदोलन की दशा और दिशा क्या होगी, इस पर आज शो में विस्तार से बात करेंगे। शैला रशीद का अपने पिता से विवाद, क्योंकि इन दिनों भारत में राष्ट्रीय स्तर पर रुचि, जिज्ञासा और जुगुप्सा का केंद्र बना हुआ है, तो उसकी बात भी कर ही लेंगे। लेकिन शुरुआत की जाएगी इस वीडियो से। कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं नारेबाजी हो रही है, काले झंडे दिखा रहे हैं। अरे भले मानसो, किसी और की नहीं सोचनी, अपने अम्बाड़ा के विकास के बारे में तो सोच लो। 60-70 साल से जो चीज पेंडिंग पड़ी थी, आज वो हो रही है। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और कर लेते। जरूरी था बीच में यहाँ खूंटा ठोकना? तो यानी कि हर विकास के काम में रोड़े अटकाना, हर बात को गलत दिशा देना। मैं तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, ये जो काले झंडे दिखा रहे हैं इनको सद्बुद्धि दे और ये कृषि बिलों को गहराई से पढ़ें कि किस प्रकार से मोदी जी ने इनके कल्याण के लिए कदम उठाए। ये महाशय केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री हैं और अंबाला से लोकसभा सांसद। नाम रतन लाल कटारिया। जल संसाधन मंत्रालय को ही रिनेम करके जल शक्ति मंत्रालय बना था। खैर, माननीय मंत्री जी हरियाणा के अंबाला में रेलवे अंडरब्रिज का शिलान्यास करने पहुंचे थे। 3 विवादित कृषि कानूनों के विरोध का सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में ही है। जाहिर है, मंत्री जी के कार्यक्रम में भी किसान संगठन के लोगों ने काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। इसी विरोध के बीच मीडिया से बातचीत में रतनलाल कटारिया के मुंह से ये बोल फूटे, तुम्हें काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 और उद्घाटन हो रहे थे, कहीं और मर लेते। दम में लिपटे इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, कहीं और मर लेते। उधर विरोध करने आए किसानों ने कहा कि कटारिया 5 साल में नजर नहीं आए और आज जब नजर आए तो हमने काले झंडे से उनका स्वागत किया। दी ललन टॉप शो में हम पिछले कई एपिसोड से किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं। प्रोटेस्ट को डिलेजिटिमाइज करने के लिए एक वर्ग लगातार ये भी कह रहा है कि किसानों को भड़काया जा रहा है और इसमें खालिस्तानी वाला एंगल भी जोड़ दिया गया है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खालिस्तान वाली बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर को वाराणसी के अपने भव्य दौरे के दौरान कहा था कि हम चाहते हैं कि किसानों को ज्यादा दाम मिले, लेकिन तीनों कानूनों पर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। क्यों नहीं इनका भ्रम दूर हो पा रहा मालूम है। हालांकि पीएम ने यह भी जोड़ा कि अगर किसानों के मन में कुछ आशंकाएं हैं तो सरकार उन्हें दूर करने के प्रयास कर रही है। आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, इन दोनों ने विज्ञान भवन में किसान नेताओं से बातचीत भी की और किसानों को प्रेजेंटेशन दिया गया। कितनी सुंदर बात है, किसानों को प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार के ही एक मंत्री की तरफ से एक लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन को अभद्र शब्दों के साथ खारिज करना समझ से परे है। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोविड-19 से जुड़े अपडेट्स। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 31,118 नए मामले सामने आए और 482 लोगों की मौत हुई। दिल्ली सरकार की तर्ज पर गुजरात सरकार ने भी प्राइवेट लैब्स में RT-PCR टेस्टिंग का दाम घटाकर 800 रुपए तय कर दिया है। घर के सैंपल, यानी घर से जो आप सैंपल इकट्ठा करवाते हैं, वो अगर आप सर्विस ऑप्ट करते हैं तो आपको 1100 रुपए देने होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि कुल एक्टिव मामलों की संख्या में 4.60% की कमी हुई है और रिकवरी रेट 93.94% हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि पिछले 24 घंटों में एक्टिव मामलों में 11,349 केस की गिरावट आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रोजाना औसत पॉजिटिविटी रेट में 3.72% की कमी आई है।
दूसरी सुर्खी जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्षा और एक्टिविस्ट शहला रशीद शोरा से जुड़ी हुई है। उन पर उनके पिता अब्दुल रशीद शोरा ने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपनी ही बेटी से जान का खतरा है। साथ ही उन्होंने शहला को विदेशी फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल बता दिया है। दूसरी तरफ शहला रशीद ने इन आरोपों से इनकार करते हुए अपने पिता पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। असल में शहला के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को एक पत्र लिखा था जो कि वायरल हो गया। उन्होंने लिखा कि शहला से उन्हें जान का खतरा है और शहला को उनकी बड़ी बहन अस्मा रशीद, माजुबैदा शोरा और गार्ड साकिब अहमद का साथ मिल रहा है। इस पत्र में अब्दुल रशीद ने लिखा, ये 2017 में शुरू हुआ जब शहला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाद में पूर्व IAS अधिकारी शाह फैसल की पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी की सदस्यता ली। अब्दुल रशीद ने कहा कि ये उनके लिए झटके जैसा था क्योंकि जब शहला CPIM की सदस्य थी और तब जम्मू कश्मीर की राजनीति में उतरने की कोई इच्छा नहीं थी। इसके बाद अपने पत्र में अब्दुल रशीद ने 2017 की घटना का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, 2017 में UAPA के तहत जहूर वटाली की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के 2 महीने पहले जहूर और पूर्व विधायक रशीद इंजीनियर ने मुझे वटाली के सनत नगर में मौजूद घर पर बुलाया। शहला उस समय PhD के आखिरी सेमेस्टर में थी। मिलने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी की लॉन्चिंग का एक ट्रेलर दिखाया और शहला को इससे जोड़ने की ख्वाहिश जताई। उन्होंने शहला को जोड़ने के लिए 3 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। मुझे अंदाजा हुआ कि पैसे गार कानूनी तरीके से आ रहे हैं और मैंने अपनी बेटी से कहा कि इन लोगों के साथ किसी लेन देन में हिस्सा न लें। बाद में ट्विटर पर जारी एक बयान में शहला रशीद ने कहा कि उनके पिता पत्नी को पीटने वाले इंसान हैं। शहला ने 2005 का मोहल्ला कमेटी का कथित पत्र भी शेयर किया जो अब्दुल रशीद शोरा के नाम था। इस पत्र में अब्दुल रशीद से आग्रह किया गया था कि वो घर में हिंसा न करें। शहला रशीद ने भी कहा है कि चूंकि कोर्ट द्वारा उन्हें घर में घुसने से रोक दिया गया था, ऐसे में पूरे केस को रास्ते से भटकाने के लिए वो इस तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं। वो अपने पिता के लिए बात कह रही हैं। शहला ने कोर्ट का आदेश भी शेयर करते हुए कहा है कि मेरे पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम उनके खिलाफ बोलेंगे या कोई कार्रवाई करेंगे। इन आरोपों पर शहला के पिता ने कहा, मुझे एक ही दिन में कोर्ट की तरफ से घर पर रहने की इजाज़त मिल गई। अगर मैं हिंसक व्यक्ति हूँ तो ज़रूर मेरे खिलाफ कई FIR होंगी, लेकिन वो नहीं है। शहला ने इस पूरे प्रकरण पर एक और लाइन ट्विटर पर लिखी है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। एक बात हम भी आप दर्शकों से कहना चाहते हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि जितना अटेंशन इस एक खबर को मिल रहा है, ये बिल्कुल एक खबर है जिस पर बात होनी चाहिए, क्या उतना कवरेज आपके उन मुद्दों को मिलता है जिनसे आपका वाकई में सरोकार है? और अगर ऐसे माध्यमों पर वो खबरें आती भी हैं तो आप उनको कितनी पेट्रोनेज देते हैं, आप कितना उन्हें देखते हैं, सोचिएगा। अगली सुर्खी का संबंध भी जम्मू कश्मीर से है। यहाँ जिला विकास परिषद यानी DDC के चुनाव चल रहे हैं। 28 नवंबर को पहले चरण के बाद आज 1 दिसंबर को मतदान का दूसरा चरण था। 1 बजे तक 40% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। राज्य में 280 जिला विकास परिषद सीटों में से आज 43 सीटों के लिए मतदान हुआ। इनमें से 25 सीटें कश्मीर से और 18 सीटें जम्मू से हैं। इस चरण में 125 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके साथ ही पंचायत उपचुनाव भी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद से पहली बार सूबे में बड़े स्तर पर चुनाव हो रहे हैं। सूबा पहले होता था, अब है यूनियन टेरिटरी। पहले चरण में 51.76% मतदान हुआ था। स्थानीय चुनावों की बात चल रही है तो ये भी बता दें कि आज 1 दिसंबर को बहुचर्चित ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC चुनाव के लिए भी वोटिंग हुई। इस स्थानीय चुनाव में माने नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी ने अपनी सारी राष्ट्रीय ताकत झोंक दी थी। आखिरी सुर्खी महाराष्ट्र से है। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने आज 1 दिसंबर को अपना दूसरा सियासी सफर शुरू किया यानी लेग 2। वो शिवसेना में शामिल हो गई हैं। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। उर्मिला मातोंडकर पहले कांग्रेस में होती थी और उत्तर मुंबई सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तब सहयोग न करने का आरोप लगाया था। फिलहाल राज्य में कांग्रेस, शिवसेना और NCP के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल है। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 6 दिन की जोर आजमाइश के बाद आखिरकार सरकार ने बिना शर्त किसानों को बातचीत का न्योता भेजा और किसानों ने भी न्योता स्वीकार कर लिया। टेबल पर बैठकर जो बातचीत पहले दिन ही हो जानी चाहिए थी, उसका मौका 6 दिन बाद आया। 26 नवंबर को जब किसानों ने दिल्ली चलो मार्च शुरू किया था तो उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा था कि किसान आंदोलन खत्म करें और 3 दिसंबर को बातचीत के लिए आएं।
लेकिन जिस स्तर पर आंदोलन पहुंच गया था उसके बाद 3 दिसंबर का इंतजार करना मुनासिब नहीं था। इसीलिए रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को बातचीत का न्योता तो भेजा, लेकिन एक शर्त रखी। अमित शाह ने कहा कि अगर किसान बॉर्डर खाली करके दिल्ली में बुराड़ी के मैदान में ही आकर प्रदर्शन करते हैं तो सरकार उनके साथ बातचीत को तैयार है। किसान संगठनों की मांग थी कि बातचीत के लिए तभी आएंगे जब सरकार की कोई शर्त न हो। रविवार को अमित शाह के बयान और आज वाली बैठक के बीच सरकार के बड़े मंत्रियों की कई दौर की बैठक चली। रविवार रात को ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बैठक हुई। अगले दिन यानी सोमवार को फिर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। काफी देर बैठक चली। आज सुबह फिर जेपी नड्डा के घर पर राजनाथ, अमित शाह और नरेंद्र तोमर की एक बैठक हुई और इन बड़े मंत्रियों की बैठक से पहले ही सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता भेज दिया था। बातचीत के लिए सरकार ने कोई शर्त नहीं रखी थी, तो किसान नेताओं ने भी बातचीत का प्रस्ताव मान लिया। कुल 35 किसान संगठनों के नुमाइंदे बैठक में हिस्सा लेने आए थे। इनमें पंजाब के 32 संगठन, 2 हरियाणा के और 1 यूपी का किसान संगठन शामिल है। इसमें बलबीर सिंह राजेवल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और योगेंद्र यादव समेत किसान आंदोलन के तमाम बड़े चेहरे शामिल हैं। सरकार का पक्ष रखने के लिए 3 मंत्री बैठक में थे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश। इनके अलावा सरकार के कुछ बड़े अफसर भी मौजूद थे। दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक शुरू हुई। सूत्रों से जो खबरें आईं उनके मुताबिक मीटिंग में किसानों को एमएसपी और एमएसपी एक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। सरकार ने तीनों कानूनों पर प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों की शंकाएं दूर करने की कोशिश की। इसके बाद कृषि मंत्री ने किसान संगठन समिति बनाने का प्रस्ताव रख दिया, जिसमें 4 से 5 नाम किसान संगठनों से मांगे गए और कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को शामिल करने की बात कही गई। सरकार ने कहा कि यह समिति रोजाना किसानों के मुद्दों पर सुनवाई करेगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक किसानों ने इस प्रस्ताव में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसानों ने यह भी कहा कि जब तक समिति की पूरी रूपरेखा नहीं बन जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान 3 कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े रहे। सरकार ये समझाने की कोशिश करती रही कि तीनों कानून किसानों के फायदे के लिए हैं। बैठक करीब 4 घंटे चली। बाहर आकर किसान संगठनों ने क्या कहा और क्या सरकार का पक्ष रहा, सुनिए। आंदोलन जारी रहेगा। एक कमेटी कल हमारी पॉइंट बनाएगी कि इस एक्ट में तीनों अध्यादेश में क्या क्या दिक्कतें किसानों को हैं। परसों के दिन उस कमियों को दूर करने के लिए मंत्री जी और हम लोग साथ में बैठेंगे परसों के दिन और इस प्रकार से वो दूर किया जाएगा। तो सर धरना क्या, प्रोटेस्ट किस तरह? धरना कंटिन्यू जारी रहेगा, धरना नहीं उठेगा, मगर कल हम लोग अध्ययन करके पॉइंट बनाएंगे और पॉइंट बनाकर कल परसों के दिन बैठ के कमेटी कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने लिए सहमति नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो कुछ लेके जाएंगी। सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति चाहती है तो लोगों का मसला हल करे। आएंगे दोबारा। सानू नहीं लगता कि हम तशा आएंगे। जे मकाउना होवे कोई इरादा होवे सरकार दा, फिर प्रधानमंत्री भी आ सकते। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का 4था चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर जिंदवार फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को ये आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। सरकार और किसान संगठनों की इस पहली बैठक के बाद भी लग रहा है कि अभी मामला तुरंत खत्म नहीं होगा। अभी सरकार के आश्वासनों से किसान नेता सहमत नहीं है
और प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। उधर दिल्ली हरियाणा के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों की तादाद कम होने के बजाय बढ़ रही है। खाने पीने की पूरी व्यवस्था के साथ यहां किसान इत्मीनान से जमे हुए हैं। आज किसानों का समर्थन करने टिकरी बॉर्डर पर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर बॉर्डर से जाम नहीं खुलवा रही ताकि दिल्ली वालों को किसानों के खिलाफ भड़काया जा सके। सुनिए। देखिए, कोई बहुत दुखी होगा जो इतनी सर्दियों के अंदर इस तरह से सड़क पे जो है वो आके बैठा है। तो दिल्ली के लोग आज तो इनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि इनको अंदर आने दिया जाए, इनकी मदद की जाए। आज जो बातचीत शुरू हुई है उसका हम स्वागत करते हैं, मगर बातचीत खुले मन से होनी चाहिए। उस बातचीत के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि केंद्र सरकार उनको इन 3 कानूनों के फायदे समझाए। फिर वो ये होगा कि केंद्र सरकार मन बना के बैठी हुई है। तो अपना मन खुला रख के इनकी मदद करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार काम करे। किसानों के लिए नेताओं का ये सीजनल सपोर्ट दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शनों में भी दिखा। आज भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए। बिहार के नेता पप्पू यादव भी गाजीपुर पहुंचे। प्रदर्शनों को देखते हुए आज पुलिस ने दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को भी बंद कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र के 3 कानून किसानों की जमीन हड़पने का जरिया बनेंगे। शाम तक नोएडा में मयूर विहार से लगने वाली दिल्ली यूपी सीमा भी किसानों के पहुंचने पर जाम हो गई थी। बहुत लोग आज मायूस होंगे। कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर सरकार पर दबाव सिर्फ प्रदर्शनकारी किसानों का ही नहीं है। एनडीए में बीजेपी के सहयोगी भी अब असहज दिखने लगे हैं। संसद में किसान कानून पास होने से पहले ही शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अकालियों ने एनडीए को छोड़ दिया था। अब राजस्थान में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलपी ने कहा है कि अगर सरकार किसान कानून वापस नहीं लेती है तो वह एनडीए में रहने पर फिर से विचार करेंगे। आरएलपी के अध्यक्ष और राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह बयान दिया है। आरएलपी का सिर्फ एक ही सांसद है, बेनीवाल खुद। तो आरएलपी के एनडीए में रहने या न रहने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस ट्रेंड से 3 राज्यों में एनडीए सिकुड़ता दिख रहा है। भाजपा के लिए असली दिक्कत हरियाणा में हो सकती है। हरियाणा में बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। जेजेपी ने सीधे सीधे खट्टर सरकार से समर्थन वापसी की तो अभी तक कोई बात नहीं की है, लेकिन जेजेपी इस मुद्दे पर बीजेपी से खफा दिख रही है। किसानों के अपने कोर वोट बैंक की नाराजगी जेजेपी भी मोल नहीं लेना चाहती है। ऑब्वियसली अजय चौटाला ने कहा है कि सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार को समर्थन मूल्य खत्म नहीं करने का भरोसा किसानों को लिखित में देना चाहिए। सुनिए। सरकार ने आज सघन बातचीत के लिए बुलाया हुआ है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। हमने तो सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पे बैठा है, घूम रहा है। परेशानी सरकार को भी है, किसान को भी है, सब लोगों को है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी समाधान निकल जाए उतना ही अच्छा है। डॉक्टर क्या सुझाव क्या देंगे, क्या समाधान कैसे हो सकता है? समाधान तो सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं बार बार ये बयान देते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे, तो उसको ऐड कर दे, उसको लिखने में एक लाइन क्या दिक्कत है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार को पहला झटका भी आज लग गया। 30 नवंबर को हरियाणा सरकार को समर्थन दे रहे दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने हरियाणा लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। आज यानी कि 1 दिसंबर के रोज उन्होंने खट्टर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को लिखे अपने खत में सोमवीर सांगवान ने लिखा कि वो एक ऐसी सरकार का समर्थन नहीं कर सकते जो किसानों पर अत्याचार करती हो। सांगवान वैसे खट्टर सरकार के साथ तकरीबन 1.5 महीने पहले ही आए थे, जब उन्हें लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। ये जानकारी हमने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से ली है। ये तो हुई बीजेपी के सहयोगियों की बात। अब दूसरी पार्टियों की कुछ बात करते हैं, दूसरे जो गुट हैं। मक्कल निधि मय्यम के अध्यक्ष और अभिनेता कमल हासन ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री को दिल्ली पहुंचकर किसानों से खुद बात करनी चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग की महिलाओं के धरना से चर्चा में आई बिल्किस दादी आज किसानों के समर्थन में सिंघू बॉर्डर की ओर निकली थी, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों के समर्थन में आज दिल्ली के सभी गुरुद्वारों में अरदास का आयोजन हुआ।
बंगला साहिब गुरुद्वारे में विशेष प्रार्थना में हिस्सा लेने के बाद सिरसा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भाजपा नेताओं समेत उन सभी की निंदा करती है जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान एक किसान को खबर मिली कि कश्मीर में उनके सैनिक बेटे ने अंतिम बलिदान दिया है। सिरसा ने सवाल किया कि क्या ऐसे लोगों को आतंकवादी कहा जा सकता है। दिल्ली की अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी छात्र किसानों के सहयोग के लिए सिंघू और टिकरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं। अब किसानों को विदेश से मिल रहे सहयोग की भी बात कर लेते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो किसान आंदोलन पर ट्रूडो का एक बयान आ गया है जो कि वायरल है। कनाडा के एक एमपी बादिश छग्गर ने गुरपर्व पर एक फेसबुक इंटरैक्शन रखा था जिसमें पीएम ट्रूडो के अलावा उनके मंत्री नवदीप बैंस और हरजीत सज्जन भी मौजूद थे। इस इंटरैक्शन के दौरान ट्रूडो ने कहा कि भारत से किसानों के प्रदर्शनों की खबर आ रही है, हालात चिंताजनक हैं और हम सब परिवार और दोस्तों के लिए चिंतित हैं। सुनिए। I would be remiss if I didn't start also by recognizing the news coming out of India about the protests by farmers. The situation is concerning and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ी अपेक्षित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रूडो का बयान गैर जरूरी है क्योंकि ये भारत के आंतरिक मसलों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस आंदोलन पर समर्थन देने वाले ट्रूडो अकेले नहीं हैं। ट्रूडो से पहले उनके ही 2 मंत्री किसान आंदोलन पर बयान दे चुके हैं। कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन ने लिखा था, भारत में शांतिपूर्ण आंदोलन पर निर्दयता से कार्रवाई की खबरें परेशान करने वाली हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कई परिवार अपने प्रियजनों की सलामती को लेकर चिंतित हैं। कनाडा के ही विज्ञान और इनोवेशन के मंत्री नवदीप बैंस ने लिखा कि शांतिपूर्ण आंदोलन लोगों का बुनियादी अधिकार है, इसका सम्मान होना चाहिए। कनाडा के ही सेंट जॉन ईस्ट से सांसद जैक हैरिस ने ट्वीट किया था, भारत में नए कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के दमन की खबरों से हम शॉक्ड हैं। आंसू गैस और वाटर कैनन इस्तेमाल करने के बजाय भारत सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए, नेताजी के शब्द हैं। इसके अलावा कनाडा के दर्जन भर नेताओं ने इस आंदोलन के समर्थन में बयान दिए। बयान यूके से भी आए। यूनाइटेड किंगडम यूके में लेबर पार्टी सांसद तनमनजीत सिंह ने ट्वीट किया कि मैं पंजाब और भारत के और हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में हूं। लेबर पार्टी के एक और सांसद जॉन मैकडॉनल्ड ने लिखा कि शांतिपूर्ण आंदोलन के खिलाफ जिस तरह का दमनकारी व्यवहार दिखाया गया वो स्वीकार करने योग्य नहीं है और इससे भारत की छवि खराब होती है। विदेश के नेता क्या कहते हैं, क्या क्या लिखते हैं, इसके आधार पर ना तो देश की सरकार चलती है और ना ही यहाँ की नीतियाँ बनती हैं, ना बनेगी। लेकिन इससे ये मालूम चलता है कि दुनिया में अपनी जगह बनाने को आतुर हमारे देश के बारे में लोग क्या सोचते हैं। आज के शो में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।